अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारी दुआ है कि ये दिन आज आपके लिए बेहतरीन दिन साबित और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें लेके आए। कल अखबारात ने होने वाले इवेंट्स को किस तरह कवर किया, एक नज़र डालते हैं। हुकूमत खत के मंदरजात सामने ले आई। अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां। वजीर आजम आलमी साजिश का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में आखिरी गेंद तक लड़ने के ऐलान को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर हाईलाइट किया है। रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी के अल्फाज हैं। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, आज तरीके अदम एतमाद पर बहस का आगाज होगा। रोजनामा नवाए वक्त ने खत के मंदरजात को सुर्खी के तौर पर लिया। हम खुश नहीं, हुकूमती तब्दीली वरना मुश्किलात, खुली धमकी मिली। वजीर आजम ने खत काबीना और सहाफियों से शेयर कर दिया। इसी खबर को रोजनामा दुनिया ने इस तरह पेश किया। आखिरी गेंद तक मुकाबले का ऐलान, खत की तफसीलात अवाम तक पहुँचा दूँ तो अपोजिशन बर्बाद, मुल्क की खातिर ऐसा नहीं करूँगा, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा जंग ने खत की तफसीलात को नुमाया तौर पर शाया किया। खुफिया खत अमरीकी ओहदेदार से मुलाकात के अहवाल पर मबनी, वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर ने भेजा जराए। इसी खबर को रोजनामा नई बात ने इस तरह डिस्प्ले किया। अदम एतमाद कामयाब हुई तो सब अच्छा, वरना संगीन नताइज, वजीर आजम खत की तफसीलात सामने ले आए। वजीर आजम के बयान को रोजनामा खबरें ने अहमियत दी। अपोजिशन गैर मुल्की अनासर की आलाकार, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस ने सियासी सूरत हाल को मुनफरिद एंगल से जेली रूप में शाया किया। हुकूमत और अपोजिशन में फेस सेविंग मुआहदा कराने के लिए बैकडोर राब्ते शुरू। इंग्लिश अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, पीएम इमरान विल फाइट टिल द लास्ट बॉल, फवाद। डॉन अखबार की टॉप स्टोरी है, पीएम डिस्क्लोजेस कंटेंट्स ऑफ थ्रेट लेटर। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी, कैबिनेट वॉव्स टू फॉयल रीजीम चेंज प्लॉट। इसी खबर को द न्यूज ने भी फ्रंट पेज पे कवरेज दी। सेंट बाय पाक एनवॉय, लेटर रिकॉर्ड्स, टॉक विद यूएस ऑफिशियल। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है, शेख रशीद चौधरी फवाद सेज पीएम टू फाइट टिल लास्ट बॉल। एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। अदम एतमाद, वजीर आजम इमरान खान का मोराल हाई। हुकूमत और अपोजिशन में फेस सेविंग के लिए बैकडोर राब्ते। पंजाब में तब्दीली, परवेज इलाही से मुस्लिम लीग नून के अरकान की मुलाकात। आज के प्रोग्राम में दी न्यूज़ का इदारिया, लेटरगेट और रोजनामा एक्सप्रेस में जावेद चोई साहब का कालम, चोई साहबान की बड़ी सियासी गलती शामिल है, जबकि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है बिहाइंड यू स्किपर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब आप दोनों? कल सुना है आपने बड़ा मिस किया मुझे बहुत ज़्यादा। इतनी अहम जगह पे बैठे हुए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो मुझे लगता था कि कोई फैसला करा के आएंगे। आज ना हम जरा प्रोग्राम का फॉर्मेट चेंज करते हैं। रोज़ाना आप हमसे सवाल करते हैं और मैं और आज सलमान आपसे सवाल करेंगे। मैं पाकिस्तान अखबार में आपका देख रहा हूँ राइटर, वज़ीर का मोराल हाई लगा, मगर दाल में कुछ काला है, ज़रूर काला है। आप कल गए प्राइम मिनिस्टर से मिले, ख़त पर सारा एपिसोड आपके सामने है, तो हमें कुछ एनलाइटन करें, क्या देखा, क्या समझे, क्या ऑब्जर्व किया और क्या आपका तजज़िया है? अच्छा, जो कल जब मैं गया हूँ ना, तो ईमानदारी की बात है, मैंने देखा वज़रा जो थे थोड़ा सा डीमोरलाइज थे, और गिल साहब, फैसल वाउडा थे, अली जैदी, ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अचानक कोई 2 घंटे बाद कुछ सिचुएशन ऐसी बदली है कि वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो ऐसा लगा जैसे बहाल हो गया और उनमें लाइफ भी आ गई। तो जब 2 घंटे में क्या हुआ? 2 घंटे में क्या हुआ इन 2 घंटे में मुलाकातें थी बहुत सारी, और उन मुलाकातों के बाद वज़ीर आज़म साहब ने अपना खिताब भी मुलतवी किया, और भी कुछ ऐसे चीज़ें हुई जो मैं यहाँ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन उसके बाद सिचुएशन जो है थोड़ी सी तब्दील हुई। जब वो वज़ीर आज़म साहब से हमारी मुलाकात हुई तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ये वज़रा थोड़ा सा अनसेटल्ड हैं तो ऐसा होगा, लेकिन वो इमरान खान साहब बहुत हाई मोराल में थे, कॉन्फिडेंट बहुत थे। बल्कि जब मैंने सवाल किया कि एमक्यूएम तो चली गई, तो उन्होंने कहा कि एमक्यूएम वापस भी आ सकती है, और 80% गेम हमारे हाथ में है। तो जब उनका 80% गेम हमारे हाथ में, तो परवेज़ खटक साहब वहाँ मौजूद थे, उनका जी 100% कहें आप, 100% गेम हमारे हाथ में है। और उसके बाद ये कि
जो वहाँ हुई उसमें फवाद साहब मौजूद थे। तो फवाद साहब ने भी उस सिचुएशन के अंदर वो ज़ाहिर है कोऑर्डिनेट कर रहे थे सारी मुलाकात को सहाफ़ियों की। तो फवाद साहब से जब ये कहा गया कि जी वो आपके कज़न भी चले गए, तो उन्होंने हंसते कहा कि जो जाते हैं वो वापस भी आ जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे को हुकूमत के भी को हाथ में कोई चीज़ ज़रूर मौजूद है जिसकी वजह से वो इतने एतमाद के साथ बैठे हुए जो वहाँ की सूरत हाल थी। अच्छा, वहाँ पे एक दिलचस्प चीज़ हुई शफीक साहब, जब हम सब वहाँ बैठे थे तो अचानक अली जैदी साहब आ गए। अली जैदी साहब जब आए तो उन्होंने आके वहाँ पे बड़ा दिलचस्प एक सीन हुआ, तो मैंने वो वीडियो बना ली। मैं चाह रहा था वो ज़रा आपको दिखाऊं कि वो क्या वीडियो थी। अली जैदी साहब ने क्या कहा। आप कहें मुझसे लिखवा लें। मैं आपसे बहुत सीरियसली आप सारों के कैमरे में देख के कह रहा हूँ, इंशाल्लाह यह जो इख्तलाफ ये क्या ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो लेके आए हैं ये हार जाएंगे और इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेगा आराम से। अली साहब मीटिंग में क्या हुआ था बताइएगा। तो आपको पीएम बताएंगे, वो कैबिनेट मीटिंग की बात, वो बात की बातें जी उन्होंने कहा। लेकिन ये जो अपना अली जैदी साहब बात कर रहे थे, ये वो 2 घंटे के बाद की कहानी। हाँ जी हाँ। फिर आपको उनको लगा कि उनका जो लेवल आपने देखा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। हाँ, बहुत हाई था। और आपने देखा उसके बाद वुज़रा ने वो भी की है, ट्वीट भी किए, मीडिया ब्रीफिंग भी आया, फिर मीडिया ब्रीफिंग हुई। तो और मुझे ये लगता है कि जिस दिन वोटिंग होगी ना, उस दिन पीटीआई के 1-1.5 लाख कारकुन वहाँ मौजूद होंगे पार्लियामेंट के बाहर, और वहाँ पे एक पीटीआई अपना बड़ा शो करेगी उस दिन भी एक बड़ा शो जो है। यहाँ देखें ना, कल तो बाज़ मीडिया ने इस तरह की खबरें चला दी थी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है बस रिज़ाइन करने लगे हैं। और बल्कि मैं कल एक इंडियन चैनल देख रहा था शफीक साहब, उन्होंने कहा कि जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रही थी तो उनसे बाई फोर्स जो है ना वो रेजिग्नेशन की बात की जा रही थी। यानी इस हद तक प्रोपेगेंडा जो है ना चल रहा था। और फिर हमारे कुछ दोस्त जो पाकिस्तानी साफ़ी हैं वो भी कह रहे थे कि जनाब बस ये इस्तीफ़ा देने लगे हैं और बात ख़त्म हो गई सारी की सारी। अच्छा, मैंने जो शफीक साहब कल देखा ना, वज़ीर आज़म साहब से हमारी कोई 1 घंटा मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म कभी भी इस्तीफ़ा क्या है, बैकफुट पे भी नहीं जाना। लेटर के हवाले से बताया ना, जो कंटेंट कुछ छप गया है उसके हवाले से बताएं क्या है। अच्छा, उसमें जो चीज़ें बहुत सारी नहीं अभी मीडिया में वो हम उस तरह रिपोर्ट हो सकी, उसमें कोई सलमान कोई 8 से 12 दफ़ा एक जुमला रिपीट हुआ है, ये अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हाँ, कि जी उनका जी इमरान खान है तो पाकिस्तान को बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है, जो जुमला सुने, अगर कामयाब हो जाती है तो फिर हालात ठीक हो सकते हैं। तो 7 मार्च को ये ख़त लिखा गया, 8 मार्च को ये फाइल हुई। तो एक अजीब सी वो सिचुएशन कि ये कैसे मुमकिन है कि वो जो लिख रहे हैं। अब तो जंग में तो अच्छा ये भी छप ही गया कि वो ख़त जो है अमरीकी ओहदेदार से मुलाकात पर मबनी है। फिर आप देखिए ना साहब, मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ। आपको याद होगा शफीक साहब, जब प्राइम मिनिस्टर ने वो लहराया था तो लोगों ने कहा ये कोई ख़त खुत नहीं है, ऐसी जेब से निकाल के कोई कागज़ है। हाँ, ये कहते कोई कागज़ है। अच्छा, फिर जब उन्होंने कहा जी अगर ये इतना सीरियस लेटर था तो आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके जा रहे, आप कौमी सलामती कमेटी में क्यों नहीं लेके जा रहे। अगले दिन फिर उनको वजाहत करनी पड़ी कि हम चीफ जस्टिस को दिखा रहे हैं, तब भी बड़ी बहस हुई। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि मैं मीडिया को दिखाना चाहता हूं तो कहने कि इतना सीरियस मैटर कैसे आप मीडिया को दिखा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा कौमी सलामती कमेटी में लेके जा सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं तो सारा खाती फेक है। फिर उन्होंने कहा अच्छा पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन में ले जाते हैं, तब भी उस पर एतराज़ हो रहा है। यानी वो हर फोरम पे प्राइम मिनिस्टर उस खत को डिस्कस करना चाहते हैं, मिलिट्री लीडरशिप तक गया। मैं कल एक टॉक शो में कह रहा था, मैंने कहा कि अगर ये लेटर वाकई एक फर्जी सा लेटर होता तो प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत थी इतने फोरम के ऊपर लेके जाके अपनी सियासी सुक्की कराने की। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया में बड़े ऐसे ऐसे शानदार लोग हैं और वो खुद ही फैसला कर रहे थे, खुद ही जवाब दे रहे थे, खुद ही जज बने हुए थे, खुद ही वकील के खाती जाली। जो कल काबीना का इजलास हुआ ना हमसे पहले, उसमें मल्टी मीडिया पे वो खत दिखाया गया, मतलब इनलाज करके दिखाया गया ताकि कंटेंट पढ़ने में किसी को वो ना, हमें तो नहीं दिखाया गया सही है। लेकिन जो हमें वो चीज़ें दी गई और जो उसमें वो जितनी दी गई वो इटसेल्फ ही बहुत ज़्यादा, वो जिसमें ये लिखा था, मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ कि आपने रूस का दौरा किया जो हमें सख्त नापसंद है। सर वो भी कल हमने कहा था प्रोग्राम में, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जब वो रशिया जा रहे थे
तो उन पे बड़ा प्रेशर था कि आप रशिया का दौरा ना करें। और मैं पिछले 5-7 दिन से देख रहा हूँ इंडियन मीडिया में हमारे कुछ जर्नलिस्टों को बिठा के जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेट किया जा रहा है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के बारे में प्रोपेगेट किया जा रहा है, बाकायदा वहाँ शादियां नहीं बज रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में। गए आपने कहा ना कि 7 को आए और 8 को ये फाइल होगी, तो जिस तरह हम कल देख रहे थे कि पूरी अपोजिशन आपके एमक्यूएम और सारे ये आपके नून लीग और पीपल्स पार्टी और कुछ बाप के लोग और फजल रहमान साहब ये एक लाइन में बैठे हुए थे, तो मैं ये हैरान था कि ये सब कैसे इकट्ठे हो गए। ये तो एक दूसरे की जिद है। अब एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी देख लें जिद है, इनकी सियासत सिंध में ऐसे एक दूसरे की मुखालफत के बगैर उनकी सियासत चलती ही नहीं। बिल्कुल। और फजल रहमान साहब का देख लें कि बिलावल साहब तो लैटन मोड की बात करते हैं, वो तो मजहबी कार्ड के खिलाफ है। मौलाना साहब को सियासत ही ये मजहबी कार्ड पे। और जो मुस्लिम लीग नून है उसका तो उन्होंने जनाब पेट फाड़ना था जरदारी साहब का, और जरदारी साहब ने तो सिक्योरिटी रिस्क क्या दिया था नवाज शरीफ साहब को। तो ये सब इकट्ठे हो गए, किस लिए इकट्ठे हुए जा रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई तो है, इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ी फोर्स है ना। अब ये मुझे पहले मुझे खत पे तो था कि खत नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है जिस तरह ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और इनका अपना एक ही गोल है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, तो इनका आपस में ना कोई नजरियाती इतफाक है, ना इनका कोई सियासी इतफाक है, ना इनका कोई इलाकाई इतफाक है, ना इनका कोई और इतफाक है। बस एक ही इतफाक है, हमने अपने पैसे बचाने। बिल्कुल ऐसे। तो वो उस पर लगेंगे। और ये जो खत आया कि अगर आप अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर पाकिस्तान के लिए मसला होगा, यानी इस हद तक डिक्टेशन आ गई। और कल भी मैंने प्रोग्राम में बात की थी कि इस किस्म का लेटर आप देखें ना, आपको पता है कि लियाकत अली खान मर्डर हुए, ज़ियाउल हक का तैयारा तबाह हुआ, भुट्टो को फांसी लगी, फिर बेनज़ीर शहीद हुई, तो उस वक्त में ये जो सारी जमातें कह रही थी कि भाई ये बैरूनी साजिश है, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो इस बैरूनी साजिश को एक्सपोज करे। प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोज किया है, तो कम अज़ कम अगर अपोजिशन ये कह रही है कि जो सलमान साहब ने कहा कि सारे फोरम उन्होंने इस फोरम पे आए, इस फोरम पे आए, इस फोरम पे आए, पार्लियामेंट्री फोरम में आए, सारे फोरम उन्होंने कम आते हैं, अब वो कहते हैं नहीं ये गलत है। तो कम अज़ कम आप अगले की बात सुनो, वो देखो, तो आगे आपकी आंखें खुलें कि ये साजिश जो है यार फिर खुद एक्सपोज होते हैं ना। अगर वो उस लेटर को मान लें, अगर उस पर बात कर लें तो खुद एक्सपोज होते हैं वो। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खालिद मकबूल साहब ने पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बात मकबूल की थी, मैं ज़रा चाह रहा था वो दिखाएं, क्योंकि कल पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में जो मुआहदा हुआ उसके बाद ऐसा लगता था जैसे उनमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है। क्या कह रहे थे खालिद मकबूल साहब जी, एक दफ़ा ज़रा दिखाइएगा। हमारी माओ बहनों पे बरसाए गए वो शैल, आंसू गैस के शैल जो चले हैं वो भी मेरी जेब के है, इस शहर के टैक्स के है। ओ वजीर आला, तेरी तनख्वाह, सिंध असेंबली के अराकीन की तनख्वाह और उसकी अय्याशी के सारा सामान पूरा करने वाली कौम को तुमने आज उनकी माओ बहनों पे डंडे मारे हैं, आंसू गैस के शैल बरसाए गए हैं। कई बहनें अभी तक लापता है जिन्हें व्हाइट कलर की 2 मुख्तलिफ वीगो गाड़ी पे ले जाया। सलमान, मेरी बात का जवाब दो। जो एमकेएम का वोटर है, क्या वो ये नहीं सोचेगा कि कल जो खालिद मकबूल कह रहे थे हमारी माएँ बहनों को यूं होगी कि उठा लिया गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्या वो खून का सौदा कर लेते हैं इतनी आसानी से सियासतदान? एमकेएम का और पीपल्स पार्टी का जो नया सियासी रोमांस है, पिछले 1 महीने में मैं आपको ऐसे लातादाद वीडियो क्लिप्स दिखा सकता हूँ जिसमें दोनों ने एक दूसरे के बारे में जिस हद तक तनकीद कर सकते हैं वो की। और कल किस तरीके से आपने देखा कि ये बैठे हुए थे और बाकायदा मामला तय कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब हमने ज़ाती मफादात के लिए नहीं, अपने सूबे के मफाद के लिए ये इत्तेहाद किया। अब मेरी कल कराची में बहुत से लोगों से बात हुई, कुछ मीडिया के दोस्त हैं हमारे और कुछ हमारे वहाँ पे लोकल लोग हैं, सब हैरान थे कि आपने उनके ऊपर एतमाद किया पीपल्स पार्टी के ऊपर, लेकिन पिछले 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लेते हैं कि किस किस मौके पे पीपल्स पार्टी ने कराची की आबादी को और कराची की सियासत को डिच किया। लेकिन अब मसला ये है, जो उनका वोटर है, पहले ही उस वोटर के अंदर एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं डंड वो पीटीआई ने डाला था। आपको पता है 14 बंदे वहां से जीते हैं पीटीआई के। अब जो वहां पे रह गए थे उनको भी एहसास हुआ कि कराची के अंदर एमक्यूएम जो है वो किस तरीके से, यानी 3.25 साल आप इक्तदार के मजे ले रहे थे, आप इक्तदार में बैठे हुए थे,
वजारतें आपके पास थी और अचानक जो है ना आपको ख्याल आया कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमें इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। आप ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाए उसके बाद आपके पास वापस आते हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें जो है दोनों अतराफ से जो है अब कल से बातें होना आज शुरू हो गई हैं और मैं समझता हूं कि दोनों सूरतों में राणा साहब मैं आपको बताऊं कि अगर अदम इत्मीनाद कामयाब होती है फिर भी मामला जो है वो इंतखाबात की तरफ जाएंगे और उससे पहले भी ये जो बैकडोर चैनल्स के जरिए आते हैं ये भी जो है कबल वक्त इंतखाबात की तरफ जाते हुए नजर आ रहे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। खालिद क़य्यूम साहब हमसे बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि मुख्तदर हल्के और बाकी मामला बैकडोर चैनल्स पे भी काम हो रहा है। कोई मेरा ख्याल है जाहिर है जो जिम्मेदारान है वो भी इस सिचुएशन को अच्छी निगाह से तो नहीं देख रहे, एक अच्छा तासुर तो नहीं बन रहा। देखिए, रात ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमारा मकसद अर्ली इलेक्शन है, हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को अपना ना डैमेज करना, और उसमें सारा जो उन्होंने खेल खेला फिर लेटर आने के बाद ये एक्सपोज हो गए। अब बैकडोर डिप्लोमेसी जो है, बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, लेकिन आपने एक इतना बड़ा अपना बेनिया खड़ा कर दिया प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, फिर उस पर लेटर आ गया, उस पर उन्होंने एक्सपोज किया कि ये कहाँ कहाँ से इनके ताने बाने हिलाए जा रहे हैं। तो ये अपना पहले ये हमें सोचना चाहिए कि ये किसके कहने पे खेल खेल रहे हैं और क्या खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब ये देखेंगे ये अपना फिर ये कह रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी, ये आज नई बात में भी खबर है और एक्सप्रेस में भी खबर है कि ये ऐसे रब्ते हो रहे हैं। तो माजी में ऐसे रब्ते होते रहे हैं और ये इसमें अपना अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई, लेकिन जो आपके हैं अपना PTI अपना नून के लोग, अपोजिशन के लोग, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हाँ हमारा मकसद ये नहीं, हमें अर्ली इलेक्शन चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ज़ाहिर अगर इस पर कोई बात हो जाती है तो बेहतर है कि आप कोई सेटलमेंट कर लें कि बजट के बाद कोई इलेक्शन का अनाउंस कर दें ताकि हम इस एम्बेरसमेंट से निकलें। देखें, ये एम्बेरसमेंट जो है हुकूमत के लिए नहीं है, ये एम्बेरसमेंट पाकिस्तान के लिए है कि एक जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, अब तक किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है अदम इत्मीनाद कामयाब नहीं हुई सिवाय आई चंडीगढ़ के। अब इस दौर में ना तो बेहतर है कि आपको बीच के रास्ता निकाल लें और जो अगर कोई गारंटर बैठे हैं तो PTI भी जाती है री इलेक्शन। बाहर असद उमर साहब बाहर कह चुके हैं, आपको याद होगा जलसे में, तो बीच के रास्ते निकाल लें बेहतर है। लेकिन मेरा ये एतराज़ है कि वो उस सवाल का जवाब आना चाहिए कि ये खेल उन्होंने किसके कहने पे खेला। अच्छा ये बताएं एहसास साहब, ये जो MQM है 3.25 साल तक तो हो गए इस वक्त इक़्तिदार के अंदर थी, अब बहुत इंजॉय कर रही थी उनकी बात में, ये अचानक MQM के ऊपर क्या दबाव पड़ा कि उनको ये फैसला करना पड़ा कि वो हुकूमत के कैंप से निकल के अपोजिशन के कैंप में उनको जाना पड़ा, इसकी क्या पीछे वजह? अजय सलमान, अगर किसी ने ये जो कल मुआहदा हुआ है, ये मुआहदा अगर किसी ने पढ़ा हो, जी मैंने देखा है, और इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि मीडिया ने उस तरह नज़रअंदाज कर दिया जैसे उसको हाईलाइट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आमिर खान साहब ने कल गुफ्तगू करते हुए मीडिया से कहा कि जो सियासी जमातें होती हैं ना, इनमें बवक्त ज़रूरत मुआहदे हो जाते हैं और टूट जाते हैं। कि जो कल के मुआहदे के ऊपर बात हुई, उन्होंने ये कहा। फिर वो उन्होंने कहा कि एक इसलिए मुआहदे के नकात पर उन्होंने कहा कि ये जो मुआहदा हुआ है, अब बात को समझिएगा मेरी, शफीक साहब मेरी इधर बात को समझिएगा, मुआहदा हुआ है उनके कराची और सिंध के इस्लाहात के हवाले से, ठीक है। कल जो गुफ्तगू में एक जुमला कहा उन्होंने, खालिद मकबूल साहब ने भी, कि ये इट इज़ नॉट कंडीशनड और सब्जेक्टेड विद नो कॉन्फिडेंस, ठीक है, यही कहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये अब ये इस जुमले को समझें ज़रा आप कि इस कल के मुआहदे का अदम एतमाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिटवीन पीपल्स पार्टी और MQM एक मुआहदा हुआ है उस इलाके के सूरत हाल के मुताबिक, ठीक है। सो इस बात से ये बात आप समझें कि गुंजाइश MQM ने छोड़ी हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की जानिब से थोड़ी सी देर हुई। हाँ, लाज़मी बात है। अगर देर ना होती और हुकूमती टीम जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर चले गए, अदरवाइज तब तक MQM इंटैक्ट थी। और लेकिन फिर वही बात शफीक वाली आती है कि ये बात भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है
कि ऐसा कौन से लोग को ताना बाना है कि वो जो गैर मुल्की है वो कहता है कि अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए और अगले दिन अदम एतमाद पेश भी हो जाती है। तो ये शफीक साहब इटसेल्फ बहुत सवाल बहुत है। अच्छी, लेकिन एक बात जो भी शफीक ने की ना, और आपने भी आमिर लियास राना की स्टोरी पढ़ी है, देखिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये ऑफ़र प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी अरसे से दी जा रही थी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एक नया रास्ता निकालें और कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दें। तो प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर ये कोई आई कि जी प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दें और अपनी जगह कोई नया मुतबादिल वज़ीर आज़म जो है ना वो नामजद कर दें। प्राइम मिनिस्टर ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया बतौर पार्टी। फिर ये आया कि जनाब आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें और नए इंतखाब का रास्ता इख्तियार कर लें, उस पर भी वो तैयार नहीं हुए। अभी भी जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर को दबा कर, झुका कर, प्रेशर डालकर कोई अपनी मर्जी का एजेंडा उनसे मनवा सकेंगे, शफीक साहब ये नहीं होना। ये मैं आपको बता दूँ, प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बात भी करेंगे तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में करेंगे जो उनको सूट करता होगा, अपोजिशन को नहीं। वो अपोजिशन के साथ तो डायलॉग ही नहीं कर रहे। तो जो भी कुव्वतें इसके अंदर इंगेज होंगी उसमें वो अपना एजेंडा, अपना जो सोच है उसको बालादस्त रखेंगे। एक बात, क्योंकि उनको ये बात पता है सर, ही इज़ अ फाइटर मैन। उनको पता है कि अगर मैंने यहाँ कंप्रोमाइज़ किया तो पूरा परसेप्शन जो डेवलप होगा ये कि इमरान खान कंप्रोमाइज़ कर गया, समझौता कर गया। वो इस पर तैयार नहीं है और उनके पास पूरी ग्राउंड है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, आप पार्लिमानी जंग तो हार सकते हैं, आप पार्लियामेंट में अददी नंबर तो हार सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि असल जंग जब अगले इंतखाब में लड़ी जाएगी तो वो तो आवाम में लड़ी जाएगी ना, सियासी मैदान में लड़ी जाएगी। इसलिए और उन्होंने जलसे बड़े बड़े करके दिखा भी दिए कि इस सियासी जंग का मैं हीरो हूँ और मैं लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, मोबिलाइज कर सकता हूँ, मुतहरिक कर सकता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है सर, ये पिछले 5-7 दिनों के अंदर ये जो खतों के ऊपर जो डिस्कशन चल रही है उस पर लोग ये कहते हैं कि यार इसको इन्वेस्टिगेट करें। ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क हमारे मुल्क के सियासी मामलात में इस हद तक मुदाखलत करे कि वो हुकूमत को गिराने और बनाने के खेल का हिस्सेदार बन जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई पीछे चीज चल भी रही है वो इमरान खान को प्रेशर में लाने की वाली जो बात है ना जी, वो मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प कालम आज जावेद चौधरी साहब ने, हाँ बड़ा जबरदस्त जी, और उसमें उन्होंने तो बड़ी दूर की कौड़ी ले आए और वो ये कहते हैं कि जनाब अली कोई इदारे ये समझ रहे हैं कि ये ख़त मुल्क के खिलाफ इमरान खान की साजिश है। अब देखें, हम मीडिया ब्रिगेड की बात करते थे और कुछ लोग जो हैं ले पाले के गोद में लिए हुए हैं नून लीग के, और इनकी भी थ्रू आउट देख रहे हैं, लाइव थ्रू इनके कैरियर देख ले, ये ऐसा ही है। अब ये ऐसी सी दुर्फतनी छोड़ रहे हैं कि असल में ना इनकी दौड़ है जियो के साथ, जियो जंग ग्रुप के आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ है। तो उनको बीट करने के लिए कोई ना कोई नया शोशा छेड़ते हैं कि भाई हम लाइमलाइट में आ जाएं। ये नहीं देखते कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, ये जो अपना ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ठीक है, इमरान खान की करें मुखालफत, सब कुछ करें, लेकिन जो है आप इसमें इस दौड़ में कि भाई मैं ज़्यादा अपना गंद बोलूँ, मैं ज़्यादा गलत बोलूँ ताकि मैं हाईलाइट हूँ, और वो उस दौड़ में ना ये जो मीडिया ब्रिगेड के लोग हैं ना, ये एक दूसरे को बीट करने के लिए, मात करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें घड़ते हैं कि अल्लाह माँ वल्ला फीस। अब देखिए, इससे पहले जो लेटर बात होती, मेरा आप लोगों को सवाल ये है कि भाई क्या आप लेटर को एनआरओ दे देंगे? आप कह रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी ये वो, यानी क्या वो जो एक बयानिया था कि ज़रा लेटर किसी के कहने पे हुआ ना, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब और दूसरे लोग जो हैं, बिलावल साहब, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, बजाय इसके उसका नितारा करने का। सलमान साहब बिल्कुल ठीक है, उसको नितारा होना चाहिए, उसको ऐसे बाईपास नहीं करना चाहिए। जब तक उस लेटर के पीछे कुफ्तों को जो मकामी या इंटरनेशनल बता दिया प्राइम मिनिस्टर ने, जब तक लोकल जो लोग हैं उनको कटहरा में नहीं लाया जाएगा, उस वक्त तक ये मेरा ख्याल में ये जो खत आते रहेंगे और ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। एक बात मैं आपको बताऊं सर, ये जावेद चौधरी साहब के कालम पे PMLQ के बारे में पहले ये कहा गया कि जनाब ख़ानदान के अंदर बगावत होगी, फिर कहा गया कि जनाब ये मुनस लाई साहब ने मरवा दिया है, हाँ, चौधरी परवेज़ लाई को। फिर कहा गया कि जनाब वो सियासी तौर पे सिचुएशन को कैलकुलेट ही नहीं कर सके, जावेद चौधरी साहब के बकौल, हाँ, उनको समझ ही नहीं आई कि एक हारे हुए खिलाड़ी के साथ कैसे जाके उन्होंने खड़ा हो गया। फिर कहा गया कि ये जो लेटर गेट है, इस सारा का सारा जो है ना, ये तो खुद उनकी साजिश है इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ। एक बात देखिए, मैं चौधरी साहब की सियासत को हम सब तीनों जानते हैं, पंजाब के अंदर हम रहते हैं। उन्होंने इस पूरे माहिदे के अंदर ना, वो कुछ लोग कहते हैं कि वो उन्होंने सिर्फ वजारत आला देखी है,
देखिए वजारत आला चलेगी 6 महीने 7 महीने 8 महीने, इससे ज़्यादा नहीं चलनी, आगे इंतखाबात का माहौल ही बनना है। उन्होंने ये तय कर लिया था कि उन्होंने फ्यूचर पॉलिटिक्स जो है ना वो इमरान खान के साथ करनी है। और ये मुनस इलाही ने वो जो जुमला जो आपने यहाँ पे दिखाया था, सुनाया था इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए कि सर आप हम पे एतबार करें, मुनस इलाही ने भी और परवेज इलाही को ये समझ आ गई थी कि PMLN के ऊपर तो हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते सर। कई मौकों पे उन्होंने हमसे जो है ना वादा खिलाफियाँ की हैं, तो उन्होंने अपने फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में ये डिटरमिन कर लिया था कि हमारा इत्तेहाद असल में बनता ही पंजाब की पॉलिटिक्स में PTI के साथ है, और उसमें उन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी हैं, अगले इलेक्शंस भी हैं, वो उन्होंने मिलकर लड़ने हैं। तो मैं ये समझता हूँ जावेद चौधरी साहब को जरा गम इस बात का है कि जनाब उनको जहाँ जाना चाहिए था, असल घर जहाँ ये लेके जाना चाहते हैं, वो वहाँ क्यों नहीं गए। हाँ, और उसमें जाने से पहले कह रहे हैं कि बड़े वफादार आदमी हैं, बड़े सियासी समझबूझ रखते हैं, उनको दूरअंदेशी है, उनको पता होता है, और जब उन्होंने फैसला कर लिया है तो वो सारी वफादारी सारी चीज़ें कहते हैं जी मिसकैलकुलेट कर गए। तो मेरा ख्याल है कि देखिए ज़रूर आप अपना मशवरा दें, लेकिन इस तरह से इतना छोटा पर्सपेक्टिव ना बनाएं कि साथ ही आप ये कह दें कि जो लेटर गेट है, ये जो लेटर आया है या मरासला आया है, ये सारा का सारा इमरान खान का पैदा करता है और ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। अगर ये होता ना सर, तो आज इमरान खान इस मरासले को लेके ना मुख्तलिफ फोरमों पे ना जाते, जो मैंने आपको कहा है, क्योंकि उनको पता था अगर इसके अंदर कुछ नहीं है तो मेरी भी सियासी सुक्की होनी है। बिल्कुल राना साहब, मेरे ख्याल में ना एक रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है जर्नलिज्म पे, कम से कम हम चारों को अटेंड करना चाहिए। उसमें सहाफत कौन सिखाएंगे, उसमें सिखाएंगे परवेज इलाही साहब सिखाएंगे, उसमें बिलावल भुट्टो होंगे, उसमें मरियम होंगी, उसमें शहबाज शरीफ मौलाना होंगे, क्योंकि जो साफियों ने सियासत का काम पकड़ लिया ना, ये कह रहे हैं कि अपना परवेज इलाही साहब को सियासत नहीं आती। अगर उनको सियासत नहीं आती तो भाई आप अपना काम करो, उन्हें अपना काम करने दो। तो नाना साहब ये क्या तजाद क्या है ये सियासतदान? वो एक शेर मैं अक्सर आपको शेयर करता था ना, वो कहते हैं कि इस जुल्फ पे फपती शबे देजूर की सूजी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी। ठीक है ना, मेरा ख्याल है दिस इज एनफ। आपने वो तस्वीर नहीं देखी जिसमें मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा मुशावरती इजलास हो रहा है और हमारे 2 जर्नलिस्ट जो हैं वो उसके अंदर वहां बैठे हुए हैं। अब वो कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं है, कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे, वो बाकायदा उनको मशवरे दे रहे हैं हमारे 2 साफी के जनाब ये सारे मामला को कैसे डील करना है। अच्छा, वो जो ये भी शेर सुना है ना, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी, हमारे 2 जावेद चौधरी साहब का जो प्रोमो आया था ना, उसमें कोशिश के बावजूद भी वो अंधेरा नहीं कह सके थे, वो अंधेरा ही कहते रहे, ये अंधेरे में ये हुआ। तो चलें कोई नहीं, उर्दू राना साहब प्रोफेसर कुछ कर लें आप। अगर अगर हमने सियासतदानों को सिखाने के सियासत क्या होती है तो फिर हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि सहाफत क्या होती है। बिल्कुल ठीक है। आमिर डोगर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। डोगर साहब अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है सिंध का हाउस को कल जो मेला देखा है उसके बाद तो लग रहा है कि आप नंबर गेम हार चुके हैं। देखिए बिल्कुल, आज सिंध हाउस में हमारे जो मुनर्रफ अरकान थे वो भी 12 से 15 थे और एलाइज भी जो है वो चले गए हैं, SOIMKM, GDA और क्यू लीग के। लेकिन आपको इलेक्शन वाले दिन एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा और वो सरप्राइज जो है वो आपको अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। असेंबली में भी, उनके पार्लिमानी ऐवान में भी, पार्लियामेंट में भी इमरान खान की जीत होगी और अवाम की अदालत में, अवाम के ऐवान में भी इमरान खान की जीत होगी। अच्छा सर, ये तो जो बयानिया है ये तो मुख्तलिफ वुज़रा हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। होता यही है कि कुछ चीज़ें ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रही होती हैं और कुछ बैकग्राउंड में होती हैं। तो सियासत तो क्योंकि पॉसिबल और इम्पॉसिबल का नाम है, तो आखिरी टाइम तक कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए इस मुल्क में, आखिरी घंटे में भी सिचुएशन बदल जाती है। तो इसलिए मैं भी बहुत पुरुम्मीद हूँ और प्राइम मिनिस्टर भी बहुत पुरुम्मीद है। और दूसरा यह है कि सबसे ज्यादा दुआ ये करनी चाहिए कि जो कुछ भी हो इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए। अच्छा सर, ये सुना जा रहा था कि वजीर आज़म के पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड हैं, वो लग रहा है सारे कार्ड तो जरदारी साहब ले गए हैं, सारे कार्ड अभी तक तो वो ही खेल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आसिफ अली जरदारी तो जाहिर है पैसे के बलबूते पर मक्कारी की और चालाकी की और धोखे की सियासत करता है और अपने बैरूनी आकाओं के एजेंडे के ऊपर चलता है। और अब तो ये साबित हो गया है, क्योंकि आज मैं स्पेशल
कैबिनेट की मीटिंग में भी था, वो खत भी मैंने देखा। तो ये जो मोशन आई है, ये मोशन में कोई पीडीएम की इमाम पर नहीं आई, ये उनके बैरूनी आकाओं की इमाम पर आई है। और रिकॉर्ड भी यही कहता है कि जब आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी तो ब्लैक वोटर को और CIA को कितने हजारों की तादाद में यहाँ वीजे दिए गए, उनको फैसिलिटेट किया गया और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की ही जो गरीब और जो बेगुनाह आवाम है उनके लिए इस्तेमाल की। और अफगानिस्तान में भी यहाँ बैठकर उन्होंने जो कुछ किया उसको किसने फैसिलिटेट किया? आसिफ अली जरदारी ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया। तो ये बड़ी गेम है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अवाम की खुद में इख्तियारी की, खुद अनासारी की, एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की, पाकिस्तान को गुलामी से आज़ाद करने की जो जंग है इमरान खान लड़ रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब हमसे बात कर रहे थे। एक मैं आपको ना क्लिप दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं अपने दोनों दोस्तों से उस पर राय लूँगा। ये क्लिप देखिएगा जी, श्री झोंकियो क्या कह रही हैं, और ये वो ही हैं नाजिम झोंकियो की बेवा हैं। पहले ज़रा इनकी बात सुन लें, फिर इसके बाद मैं दो जुमले कहूँगा, फिर दोनों दोस्तों से इस पर बात करते हैं। वो क्या कह रही हैं, ज़रा सुनिए। मैंने पीछे हटने का इसलिए रास्ता ये लिया है इस वजह से कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोग मुझे गलत समझेंगे, मेरी मजबूरी नहीं समझेंगे। जो बच्चों वाला होगा वो मेरा दर्द, मेरी तकलीफ ज़रूर समझेगा। मैं ईमानदार एक वफादार लड़की हूँ। मैं लड़ना चाहती थी केस, आगे इसलिए नहीं लड़ पा रही हूँ कि मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरे जो अपने हैं, मेरे जिस वक्त से मैं गुजर रही हूँ, मुझे सबने अकेला कर दिया है। ये थी जी श्री झोंकियो, और ये नाजिम झोंकियो की बेवा हैं। नाजिम झोंकियो वो सहाफ़ी हैं जिन्हें सिंध में कत्ल कर दिया गया, और इसका इल्ज़ाम जो है वो 2 अरकान असम्बली जाम अवैस और जाम अब्दुल करीम पे लगाया गया, जिसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए। अब चूँकि अदम एतमाद है और उन्होंने वोट कास्ट करना है, तो इस सिस्टम का आप अंदाज़ा करें और सिंध हुकूमत के कानून के ऊपर अमल दरामद का और यकीन का अंदाज़ा करें कि उन ख़ानदान से ज़बरदस्ती सुलह करवाई गई है, ज़बरदस्ती जो है खून माफ़ करवाया गया ताकि वो लोग यहाँ आ सकें और आके वोट कास्ट कर सकें। अगर सहाफ़ी की ये बेवा जो कहना चाह रही थी और नहीं कह पा रही थी, अब अगर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ इस तरह हो गया है कि गरीब कत्ल हो जाए और ताकतवर ने चूँकि वो रुकन असम्बली और उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी बैठे हों और वो उस आसिफ अली जरदारी जो है ये सारा कुछ करवाना चाह रहे हों और कानून खामोश हो जाए, तो मैं भी खामोश ही होऊंगा। शफीक साहब हाँ, देखें, ये बड़े अफसोस की बात है कि एक वोट के लिए एक इंसान की जान चली गई, जिसका ब्रूटली उन्हें मर्डर किया गया है। अब बिलावल भुट्टो अपना बड़ा बात करते हैं इंसानी हकूक़ की, जब इंसानी ये सलमान साहब अक्सर उठाते रहे इसके भाई उनके दौरे हुकूमत में कितने सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। तो ये अब ये इससे जुल्म ज़्यादा क्या है कि अपनी सियासत के लिए आप लोगों की लाशें बेच रहे हैं। आप आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी लस्ट के लिए, अपने लालच के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए जो बेचारे मर गए हैं उनकी लाशें बेच रहे हैं, उनके वकील को मजबूर कर रहे हैं कि वो केस परसू न करें, लेकिन ऊपर एक ज़ात बैठी हुई है उससे डरें। आज के प्रोग्राम का ये वक्त ख़त्म होता है और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाते जाते वो कहते हैं कि ये खून रिस्क नशीना था, रिस्क खाक हुआ, और इस तरह के खून जो हैं शायद यहाँ पे तो हम किसी तरह मैनेज कर लें, लेकिन ऊपर की अदालत में शायद इस तरह कभी मैनेज ना हो। अपना ख्याल रखिएगा।